पत्रकारिता का पहला उद्देश्य सत्य की खोज करना है और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत समाचार के पत्रकार मिस्टर दीपक शर्मा जी। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, मस्त। आप लोग बताएं। सर जैसा कि देखा जा रहा है आज के दौर में पत्रकारिता कितनी स्वतंत्र है? पत्रकारिता एक शब्द ऐसा है कि पत्रकारिता हमेशा आप जब से देखें, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर आज तक की बात करें तो पत्रकारिता में हमेशा उतार चढ़ाव है। पत्रकारिता दो पार्ट में है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। प्रिंट का अलग काम है, इलेक्ट्रॉनिक का विजुअल्स का काम है जो अपने वीडियो के साथ अपनी चीज़ों को दिखाता और रखता है। पत्रकारिता हमेशा से स्वतंत्र रही है। पत्रकार, अगर ये भी कहा जाता है कि अगर आज़ादी के समय में पत्रकारों का बड़ा योगदान था कि उस समय अखबार छापने के लिए चंदा किया जाता था। हम लोग समाज के लोगों से मिलकर जुलकर उनसे गुपचुप चंदा लेके अखबार को छापते थे। वो अखबार क्रांति का रूप लेता था, विचारों को लोग पढ़ते थे और पढ़ने के बाद वो जो क्रांति बनी जो 1947 में देखी गई, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर आज तक लगभग 75-76 साल हमको इस देश में हो गए हैं। देश ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। वही पत्रकारिता में डिजिटल का दौर आया, डिजिटल से पहले सोशल मीडिया का दौर आया और आज के दौर में जिसके पास स्मार्टफोन है, जिसके पास कैमरे वाला फ़ोन है, वो आज पत्रकार है। कहीं भी कुछ होता है तो वो खुद ही वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वीडियो में जाकर लोगों को अपने यूट्यूब से या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, इंस्टा से, व्हाट्सएप से अपनी चीज़ों को रखता है। पत्रकारिता में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। आज के दौर में जो है क्रांतिकारी युग है और ये युग आगे तक जारी रहेगा। ठीक है, जैसे आपने बताया आज के टाइम पे हर कोई पत्रकार है जिसके पास डिजिटल फ़ोन है, अपना मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू जो पत्रकारिता करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सेगमेंट ये नहीं आता कि कहीं फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही है हमारी तरफ से, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखिए, किसी चीज़ के पहलू के हमेशा दो पहलू होते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिए, पत्रकारिता में आज के दिन जब से यूट्यूब आया, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट आए, बहुत सारे चैनल्स आए, हर किसी के पास यूट्यूब का अपना चैनल है, हर कोई आज के डेट में पत्रकार है। मगर इसमें कहीं ना कहीं होता है ना, आपको छान के निकालना पड़ेगा। हाँ जी। तो हर कोई जिस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करता है, अपनी बात को रखता है, उसके लिए ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कह रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमसे लोग जुड़े हैं, उन तक हमारा सच कैसे पहुँचे। हम किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो वो झूठ ना हो, वो कहीं किसी और किसी की भावनाएं आहत ना हो। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्दी HM यानी कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला निकल आता है। कहीं कुछ ऐसा बड़ा सांप्रदायिक बवाल ना हो जाए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाए या उसको लेकर आप कहीं जिम्मेदार ना हो। उसके लिए खुद आपको आना पड़ेगा, आपको छानना पड़ेगा, आपको सच्चाई तक जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने व्यूअर्स, अपने दर्शकों को वो चीज़ लानी पड़ेगी कि जो भी चीज़ आप दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं उसके लिए खुद आप जिम्मेदार हैं। अगर आप कहीं झूठ किसी चीज़ को लेकर, मिथ्या किसी चीज़ को लेकर आप किसी और चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं तो उसके लिए आपके साथ, आपके खिलाफ कानून है, कानून आपके खिलाफ काम करेगा। मगर जहाँ तक है सच्चाई को सामने लाने के लिए आपको खुद एकदम क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना सच सामने लाना पड़ेगा। ठीक है सर। सर क्या भारत में पत्रकारों पर दबाव या सेंसरशिप बढ़ रही है? देखिए, हमेशा मीडिया हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग रोल में रहा है। मीडिया, भारत की बात करें तो यहाँ स्वतंत्रता की आज़ादी है, हमको बोलने की आज़ादी है, हमको लिखने की आज़ादी है। अगर हमारे पास कुछ है तो उसे बताने की आज़ादी है। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो न्यूज़ के माध्यम से जब भी हम कोई चीज़ सामने लाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर सेंसरशिप है। मीडिया ने बड़े बड़े घोटालों को सामने लाया है। मीडिया ने कॉमनवेल्थ घोटाला सामने लेके आए, मीडिया ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांग्रेस सरकार भी तब लेके आए। और आने वाले वक्त में भी मीडिया हमेशा से ये खड़ा है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि कहीं जब कहीं कोई चीज़ दब रही होती है, जब कोई किसी की सुनवाई कहीं पर नहीं है, तब लोग मीडिया के पास आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तब मीडिया, जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम आज हैं, हम उस बात को सामने लाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आज की डेट में अगर कोई बात है, मैं बरेली की बात करता हूं, अगर हमारे संज्ञान में कोई मामला आ रहा है तो हम अपने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी को बताते हैं। हम अपने, अगर कहीं पुलिस की कोई कहीं कार्यप्रणाली में कहीं कोई शख्स सुबह लग रहा है, हम अपने SSP अनुराग आर्या जी को बताते हैं, डॉक्टर राकेश सिंह IG साहब को बताते हैं, और हमारे यहाँ ADG है रमेश शर्मा साहब, उनको बताते हैं। अगर कहीं कुछ लग रहा है
तो अगर कहीं कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार है, मैंने कई खबरों के माध्यम से, कई चीज़ों के माध्यम से बड़े बड़े जो स्थानीय स्तर पे घोटाले उनको खुलासा किया है, उनमें सजा भी कराई है, उनको निकाल के बाहर दिया है, कई लोगों पर FIR हुई हैं, कई लोगों से उन चीज़ों की रिकवरी हुई है। और बेबाक मीडिया हमेशा से बेबाक रहा है, तो मैं तो खास तौर से जाना जाता हूँ अपनी बेबाकी के लिए। जहाँ भी अगर मेरे संज्ञान में मामला आता है तो मैं तो उसको बिल्कुल सामने लाके क्रिस्टल क्लियर करने का काम करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मीडिया के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव वबाव है। ठीक है सर, जैसे अभी आपने बात करी कि भारत में डेमोक्रेसी है, ठीक है, अब यहाँ के पत्रकार स्वतंत्र हैं आपके हिसाब से। अब यहीं पे चाइना और नॉर्थ कोरिया में यहाँ पे कम्युनिज्म है, तो यहाँ की पत्रकारिता में और उन देशों की पत्रकारिता में जो मूल अंतर है वो क्या है? देखिए, मैं बता दूं, चाइना और अगर आप साउथ कोरिया की बात करें, कोरिया की बात करें, तो देखो वहाँ और यहाँ की मीडिया में बड़ा फ़र्क है। वहाँ जो गवर्नमेंट कहती है वो मीडिया दिखाता है। ऐसा ही दुबई में है, पहले सरकार से कुछ दिखाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है, उसके बाद बुलेटिन रिलीज़ होता है। वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि सरकार से किसी चीज़ की परमिशन लेनी है। अगर हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और सच्चाई है, तो हम उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, वीडियो के साथ प्रूव करते हैं, उनको न्यूज़ को रिले करते हैं और हम खुद फील्ड में रहकर उस चीज़ को देखते हैं। जब तक हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो हम उसके बारे में इतनी आसानी से सरकार के खिलाफ या किसी और के खिलाफ भ्रामक रूप से प्रचार या प्रसार या कोई न्यूज़ नहीं दिखा सकते हैं, जैसा कि दूसरी कंट्रियों में है। दूसरी कंट्रियों में सिर्फ सरकार से परमिशन लेने के बाद सरकार के फेवर में ही चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं, मगर इंडिया में हम डिसफेवर में भी दिखाते हैं। कहीं कुछ घटना है या कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो भी हम दिखाते हैं और पूरी शिद्दत और पूरी निष्पक्षता के साथ उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर। सर, इसमें एक क्वेश्चन आता है, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? जैसे जैसे धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, उसको लेकर मैं यही कहूँगा कि फेक न्यूज़ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। अभी देखिए, इतना बड़ा भव्य और दिव्य कुंभ चल रहा है, कुंभ को लेकर कई सारी फेक न्यूज़ आई, जिसको लेकर यूपी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस इतनी सख्त है, तत्काल उसका खंडन किया गया और लाया गया कि कहीं कोई इस तरह की कहीं भी कोई सच्चाई नहीं। अभी हादसे की खबर दिखाई थी या कोई र्यूमर उड़ाया गया था, जिसको लेकर हमेशा जगह जगह पर कुंभ को लेकर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कुंभ में किस तरह से स्नान हो रहा है या कुंभ में कहाँ रुकना है आपको, उसको लेकर फर्जी वेबसाइट शुरू हो गई थी। राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने के लिए फर्जी वेबसाइट शुरू हो गई थी, उसको लेकर यूपी पुलिस काम कर रही है। फेक न्यूज़ से कुछ समय के लिए तो परेशान किया जा सकता है, मगर फेक ही है। जबकि आप किसी भी माध्यम से, आप जिस संस्थान से आप जुड़े, चाहे यूट्यूब से जुड़े, चाहे चैनल से जुड़े, आप कहीं भी किसी जुड़े, आपको सच्चाई सामने दिखानी पड़ेगी, सच्चाई लानी पड़ेगी, वरना सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता। जो हम दिखा रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आदमी विश्वास नहीं करेगा और आपको फेक मानकर आपको अलग डाला जाएगा। सर, आज के टाइम में आम आदमी फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में डिफरेंशिएट कैसे करे? कैसे पता लगे उसे ये फेक न्यूज़ है? क्योंकि आजकल तो हर यूट्यूब पे कुछ ना कुछ न्यूज़ स्प्रेड हो रही हैं, तो वो अंतर कैसे पता करे, यहाँ पे फेक आ रही है, यहाँ पे रियल आ रही है? देखिए, फेक और रियल न्यूज़ में दोनों में अंतर है। अगर फेक है तो कहीं ना उसकी सच्चाई नहीं होगी। आप किसी भी टॉपिक को लेकर किसी के बारे में अगर आप लांछन लगाए, सबसे ज्वलन मुद्दा है सैफ अली खान का। सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, हमले को लेकर उनको 6 घाव हुए, उनके पीठ से एक चाकू निकला, उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आज सुबह उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहा गया, कुछ यूट्यूबर्स ने या कुछ यूट्यूब चैनल्स ने ये दिखाया कि सैफ अली खान ने ये पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया है। ये जब मुंबई पुलिस ने आज सुबह जब आरोपी को गिरफ्तार करके सामने पेश किया, उससे पूछताछ की, तो दिखाया कि वास्तव में सैफ अली खान के ऊपर सच में हमला हुआ था। उनके घर में एक आरोपी घुसा था जिनसे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। उसके बाद ना देने पर उनके परिवार पर, उनके बच्चे पे हमले की कोशिश की। उसको बचाने के लिए सैफ अली खान पे हमला हुआ। ये था जहां शुरुआत से कई चैनल्स लगातार दिखा रहे थे हमला हुआ है, मगर कुछ लोग इसको ये दिखा रहे थे कि पब्लिसिटी स्टंट है, कहीं करीना में सैफ में तो किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है। इन दोनों को लेकर आज सुबह जब मुंबई पुलिस ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबके सामने बुलाकर उस आरोपी को पेश किया है, बताया कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बांग्लादेश का रहने वाला है। ये फैक्ट्स और अनफैक्ट्स है। ये फेक और रियल न्यूज़ में अंतर है कि जो शुरुआत से दिखा रहे थे उसको लीलावती अस्पताल भी कह रहा था कि ऑपरेशन चल रहा है, चीज़ें हो रही, वहीं कुछ लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट बना रहे थे। मगर हाँ, आप देख लें कि फैक्ट जो फॉल्स न्यूज़ है, जो गलत है, वो चीज़ें कहाँ टिकेंगी, कहाँ दिखेंगी। लोग आपसे विश्वास करना बंद कर देंगे, आपकी खबरों को देखना बंद कर देंगे, आपको डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म, जिस भी माध्यम पर हैं, आप धीरे धीरे से वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। सच्चाई हमेशा दिखाएंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, रियल न्यूज़ दिखाएंगे, आगे तक आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, व्यूअर्स बढ़ेंगे और आपकी एक अलग ही समाज में इमेज होगी।
ठीक है दीपक जी, एजुकेशन, ग्राउंड रिपोर्टिंग और स्टूडियो जर्नलिज्म में क्या फ़र्क है? बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। एजुकेशन, जब हम पत्रकारिता को पढ़ते हैं और जब पत्रकारिता को समझने के लिए जब पहली सीढ़ी में हम जब जाते हैं तो पत्रकारिता बिल्कुल जो हमको दिखाई जाती है, समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, वो जो हम निकल कर इस इंस्टीट्यूट से, संस्थान से जब हम बाहर आते हैं तब हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तो हमको फील्ड मिलता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का हो चाहे प्रिंट का हो, चाहे वो एक स्टूडियो हो, चाहे जिसको हम अखबार की दुनिया में डेस्क बोलते हैं। स्टूडियो और डेस्क का काम बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग काम है, और फील्ड का काम बिल्कुल अलग काम है। फील्ड में जाके आदमी लोगों से मिलता है, घटना स्थल को देखता है, बारीकी से समझता है, अधिकारियों से मिलता है, पब्लिक से मिलता है, यहाँ तक कि क्रिमिनल से भी मिलता है, क्रिमिनल से भी बात करनी पड़ती है। उसके बाद अपनी चीज़ें निकाल कर, समझ कर, उसको लाके हम स्टूडियो में देने का काम करते हैं, हम न्यूज़ को भेजने का काम करते हैं या डेस्क पे देने का काम करते हैं। वो नज़रिया अलग है, फील्ड का अलग नज़रिया है और स्टूडियो और डेस्क पे बैठे लोगों का नज़रिया अलग है। उसमें वहाँ कटनी छटनी होती है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है एजुकेशन से। जो हम एक चार दीवारी में बैठकर पढ़ते हैं उसको निकल कर जब हम फील्ड में जाकर देखते हैं, कभी कहीं बम धमाका हुआ है वहाँ भी जाके समझना पड़ता है, कभी कहीं मर्डर हुआ है तो वहाँ भी जाके देखना पड़ता है, कभी कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ भी जाके देखना पड़ता है। मैं सबसे रोचक घटना बताना चाहूँगा कि 2018 के दौरान जब जोगिंदर कुमार सर यहाँ SSP थे, जो वर्तमान में IG कानपुर हैं, यहाँ बड़ा बाईपास पे बिथरी चौराहे पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें रोडवेज की बस में 24 लोग जलकर जिंदा मर गए। लगभग 1:30 से 2 बजे की बात थी। वहाँ हम लोग खुद मौके पर थे। हम और सारे पुलिसकर्मी इतने विवश थे कि हम उन लोगों को चीखते चिल्ला रहे थे, हम उनको कैसे बचाएं। इमरजेंसी गेट लॉक हो गए थे, शीशे टूट नहीं रहे थे, हम लोग सिर्फ उनको जलता हुआ देख रहे थे। वहीं पर SSP और IG SK भगत साहब थे, उनके दिमाग में ख्याल आया कि उसमें कुछ महिलाएं भी थीं। तो वो एक क्लिक था कि उन्होंने सिर्फ रोडवेज की बस को चारों तरफ से घिरवा दिया जिससे कि हम उस हादसे से बचें। जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम उनको देखें। हम लोग बेबस थे। कभी कभी ऐसा होता है फील्ड में कि हम लोग जो देख रहे होते हैं, हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक माध्यम है हमारा जो हम फील्ड से लेकर स्टूडियो भेजते हैं, स्टूडियो या डेस्क उसको रिले करता है। इन दोनों में बड़ा ही फर्क है। दीपक जी, क्या आज का मीडिया राजनीतिक दलों से प्रभावित हो रहा है? एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा विस्तार में बताइए। मीडिया कहीं ना कहीं पार्ट है डेमोक्रेसी का। देखिए, हम मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं कि हम इसलिए इसको चौथा स्तंभ कि हम है नहीं, मगर हमको माना गया है कि हम एकदम सच्चाई सामने लाते हैं। पॉलिटिशियन हैं क्योंकि देश को नेता लोग चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी उसको आगे बढ़ाती है। हमेशा देखने में आता है कि हमेशा पॉलिटिशियन कहीं गलत हैं, कहीं सही हैं। अगर हमारे लिए ज़रूरत क्या है, बेसिकली देश को या किसी भी ज़िले को, राज्य को, गांव को 5 चीज़ों की आवश्यकता है: बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा। हम इन 5 मूलभूत सुविधाओं के बिना कहीं रह नहीं सकते। अगर कोई पॉलिटिशियन है, कहीं कोई विधायक है, उसके किसी जिसको हमको लगता है कि यहाँ इतने सारे लोग रह रहे हैं, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, यहाँ चिकित्सा होनी चाहिए, हम इन सब बातों को सामने लेकर आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे नेता हैं, उसको सुने, उसको आगे बढ़ें। जो हम हमेशा उनको आईना दिखाते हैं, या फिर 5 साल बाद जब वो वोट मांगने हमारे दरवाजे पर आते हैं या जनता के पास जाते हैं तो जनता उनको आईना दिखाने का काम करती है कि आखिर आपसे इस चीज़ की ज़रूरत थी, आपने मना किया, आपको बार बार कहने के बाद आपने इस चीज़ को नहीं सुना या आपने इसको समाधान नहीं किया, तो हम आपको वोट क्यों किए। यही सब चीज़ दिखाने का काम पत्रकार का है। पत्रकारिता में आकर पॉलिटिशियन को आईना सिर्फ पत्रकार दिखाता है, क्योंकि अक्सर नेता, बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो ये कड़वी सच्चाई जानने को रहे, कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि खुश रहें कि अच्छा हो रहा है, पूरे जिले में अच्छा हो रहा है, उनकी विधानसभा में अच्छा हो रहा है, उनके यहाँ लोकसभा में अच्छा हो रहा है, मगर उनको बताने का काम या तो जनता करती है या पत्रकार करते हैं। क्योंकि हम लोग आप लोगों से मिलते हैं, हम लोग जनता से मिलते हैं, जनता की सुनते हैं, जनता हमको बताती है, तो हम फिर नेता को अपने अखबार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बताने का काम करते हैं कि उस मोहल्ले में सड़क नहीं है, या उस जगह बिजली नहीं है, या उस जगह पानी की बहुत समस्या है, या उस जगह एक अच्छा हेल्थ सेंटर होना चाहिए जहां पर चेकअप हो सके, या फिर वहां पर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के अलावा और क्या चीज़ है जो उनको ज़रूरत है, जो स्थानीय लोग हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमेशा पत्रकार ने पत्रकारिता के पेशे में आकर यही दिखाने का काम पॉलिटिशियन के लिए किया है कि ये सच्चाई है, इससे आपको रूबरू होना पड़ेगा, या आपको नेक्स्ट टाइम 5 साल जनता और देगी तो आपको इन बातों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर जब भी कभी किसी पॉलिटिशियन मिलते हैं तो पूछते हैं कि सर आपको इस बार मौका मिला, अगली बार जा पाएंगे तो और क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या विजन है, आप उस क्षेत्र को कैसे आगे लेके जाएंगे। इन सब लोगों को दिखाने का काम पत्रकारिता करती है। और पत्रकार जो बेबाक होगा, निर्भीक होगा, जो स्वतंत्र होगा, वो ये बात हर मुद्दे पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह उठाएगा और आईना दिखाएगा बेबाकी से। बेबाकी से।
बिल्कुल, आप ही बेसिकली आप लोग ही जनता की आवाज़ हैं सर। और दीपक जी, इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या आपने किसी ऐसे मुद्दे पर रिपोर्ट किया है जो असल में सरकार या समाज को बदलने पर मजबूर कर सके? देखिए, ये थोड़ा सा क्रूशल सवाल है कि इसके बारे में कहने से, देखिए, पत्रकार का हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं, जैसे 10 अगर लोग हैं तो उसमें 5 आलोचक भी होंगे और 5 फेवर की बात करेंगे, क्योंकि कहीं भी आप जब जिस मुद्दे को हाथ डालेंगे तो वहाँ पहले से जो चला आ रहा है उसको बदलने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपके 50 दुश्मन भी पैदा होंगे। अक्सर आप देखने को मिलता होगा, पत्रकार पे आरोप लगने लगते हैं। जब पत्रकार किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करता है, आरोप लगेंगे पत्रकार के ऊपर, ये लगेगा कि ब्लैकमेलिंग कर रहा है या बहुत सारे तमाम चीज़ें। देखिए, हम भी समाज का अंग है, पत्रकारिता भी समाज का ही है, पत्रकार भी समाज से निकल कर आते हैं। और अक्सर जब किसी चीज़ को बदलने की ठानी जाती हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो, चाहे पुलिस के खिलाफ हो, चाहे प्रशासन के खिलाफ हो, तो उसके लिए आपको तमाम आरोप झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ बहुत सारे ऑफर भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं कि आप इस पे पीछे मत पड़िए या उसके पीछे मत पड़िए, इस नेक्सस के पीछे मत पड़िए। उसके पीछे बहुत लंबी चीज़ें हैं और उसको बदलने के लिए पत्रकार ही नहीं, बिल्कुल पब्लिक और जनता को भी साथ आना पड़ेगा। जिन चीज़ों को बदलने के लिए पत्रकार कोशिश करता है, वो अपने माध्यम से कोशिश करता है कि इसको बदला जाए, इसको सुधारा जाए, मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाह कर भी आगे जाके मैनेज हो जाती, नहीं हो पाती। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे जिनको उठाया है, जिनको पीड़ितों को इंसाफ भी दिलाया, बहुत सारी धमकियाँ भी झेली है, बहुत सी चीज़ें भी झेली हैं, जो आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में जिस तरह से पत्रकारिता में चैलेंजेस आते जा रहे हैं, पत्रकारिता में नई नई पीढ़ी आती जा रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि निष्पक्षता रहे, स्वतंत्रता रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में पत्रकारिता में। और ये सब चीज़ें हैं, समाज को बदलने का काम हो, चाहे समाज में परिवर्तन लाने का काम हो, पत्रकार ने किया और आगे भी करता रहेगा। ठीक है सर, पत्रकारिता के दौरान कोई ऐसी डेंजरस कहानी जो आपको हमेशा याद रहती हो? अभी जैसा आपने एक कहानी बताई थी, या तो वही कहानी या फिर कोई और कहानी हो जिसे आप थोड़ा विस्तार में बताइए सर। 10-15 साल के बीच में ऐसी बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ हैं जिनको देखा जाए, चूँकि मैं एक डायरी लिखता हूँ, डायरी में मंथ में कौन सी स्पेशल स्टोरी रही या मैंने साल में किस स्टोरी पे काम किया। लास्ट 2-3 साल से मैं भारत समाचार में काम कर रहा हूँ। पिछले दिवाली से पहले मुझे बुला के सम्मानित किया गया था। मेरे साथ और भी 10 पत्रकार थे पूरी यूपी के, जो टॉप 10 में आते हैं, जिनको हमेशा हमारा चैनल मोटिवेट करता है, सम्मानित करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक में, जो आदमी को उम्मीद होती है कि अगर मेरी पुलिस नहीं सुनेगी, मेरी प्रशासन नहीं सुनेगा, तो मेरी बात को पत्रकार या पत्रकारिता के माध्यम से पत्रकार उठाने की कोशिश करेगा और उसके माध्यम से बातों को सुना जाएगा और जो काम पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी हो पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत आराम से बैठ के बात करने की ज़रूरत है, कि कई सारी ऐसी स्टोरियां हैं, मार्मिक स्टोरियां हैं, बहुत सारे फील्ड में उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। लगता है जब रात में आप संतुष्ट होकर जब सोते हैं, जब अपनी पत्नी से, बच्चों से बात करते हो, तो लगता है कि एक अलग तरह का, आप जब कोई स्पेशल काम करते हैं या किसी की मदद कराते हैं, या जब किसी नीडी की जब ज़रूरत पूरी होती है, मदद होती है, तो वो आपको जब दुआ देता है, वो बड़ा सुकून देता है, बहुत चीज़ देती है। और मैं कहाँ से उठ के आया था और आज मैं कहाँ हूँ, बरेली में अलग मुकाम बनाया है, ये सब चीज़ों के पीछे बस उन लोगों की दुआएं हैं जिनकी मदद की और वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है सर, आज के भारत का सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा क्या है जो मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए? समाज में देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा है, चिकित्सा है, बिजली, सड़क, पानी है। ये 5 मूलभूत सुविधाओं के अलावा आपको बदलाव की अगर ज़रूरत है तो हर फील्ड में अलग अलग काम है। जैसे डॉक्टर का काम मरीज का इलाज करना है, वकील का काम मुलजिम की जमानत कराना है, पत्रकारिता का काम हमेशा अपने माध्यम से विभिन्न चैलेंजिंग मुद्दों को उठाना है, उन पे बात करना है, बेबाक से तरीके से जो पीड़ित है उसकी बात को रखना है। और कहीं कहीं अगर कहीं कोई क्राइम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो उनको देखना है, उसके पीछे एंगल क्या है, पहलू क्या है, इन सबको निकाल के भी सामने लाना है। पत्रकारिता हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। और अगर भारत की बात करें, अगर पत्रकारिता को लोग कहते भी, अगर पत्रकार ना हो तो फिर जो देश चल रहा है वो हिटलर शाही से चलेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा से जो चीज़ें निकल कर आती हैं हम उसके हर एंगल को जानने की कोशिश करते हैं, छानने की कोशिश करते हैं और ये तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर कोई चीज़ निकली है, अगर कोई बात निकली है, तो उसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है। और हमेशा से
पत्रकारिता के दौरान ही कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको आप जानने के बाद उनको निकालते हैं, सामने लाते हैं। कई ऐसे हमेशा से राजनीतिक लोगों के वो धरना प्रदर्शन रहे हैं, अन्ना हजारे का आंदोलन रहा, उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें रहीं जिसमें देश में लग रहा था कि परिवर्तन आएगा, चीज़ें आएंगी, और पत्रकारिता ने हमेशा उसको कवरेज के दौरान देखा है और जानने की कोशिश की है कि आखिर ये कहाँ तक जाएगा, आखिर इसके पीछे जो लोग जुड़ रहे हैं या जनतंत्र जुड़ रहा है या चीज़ें कई उसमें दौर में ऐसा रहा है, कई ऐसी रिपोर्टिंग रही है, कई ऐसी खबरें रही जिन्होंने सरकारों को बदला है, सरकारों को चेंज करा है, कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन्होंने आगे जाके एक ज्वलन मुद्दा बना लिया, जब तक वो नहीं निपटा है तब तक सरकारें एकदम पीछे हटी हैं। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर पत्रकारिता के साथ मिलके उनको मनवाया गया है। सरकार ने अगर किसी फरमान को जारी किया है, लगता है कि ये गलत है, तो उसको उठाकर सामने लाकर लड़के झगड़ के अपनी बात रख के सरकार को मजबूर किया है कि ये बात मानी जाए और ये जो सही है उसको लाया जाए। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता हमेशा से इस क्षेत्र में रही है, फील्ड में रही है, और पत्रकारिता आगे भी रहेगी। जब तक पत्रकारिता है तब तक आप किसी भी ज्वलंत मुद्दे को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो सरकार हो, चाहे या प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, उसको सामने लाने का बेबाकी से काम किया है। और आगे भी पत्रकारिता के साथ जो नई पीढ़ी आने वाली है उसको सोचने और समझने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक शब्द जो पत्रकारिता है बड़ा जिम्मेदारी वाला शब्द है, जिससे तमाम लोग, अगर हम कोई बात कह रहे हैं, अगर हम किसी बात के लिए सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, उसके पीछे कम से कम आपके साथ जब आप उस चीज़ को निकाल के लाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो कि हाँ, आपके साथ जब वो चीज़ निकल के आएगी तो पूरा जनतंत्र जुड़ेगा, जनता जुड़ेगी, और एक ऐसा क्रांति बनेगी कि वो हमेशा याद रखी जाएगी। पत्रकारिता हमेशा से चैलेंज रहा है और आने वाले वक्त में ये और चैलेंजिंग होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपके हिसाब से मीडिया लोगों की आवाज़ उठाने में कितना सफल हो रहा है? जैसे मैंने फील किया है, मैं अक्सर घर से निकलने के बाद एसएसपी ऑफिस जाता हूँ, कलेक्ट्रेट जाता हूँ, तो वहाँ जब लोग मिलते हैं तो आदमी देखता है कि सबसे पहले जाता है नेताजी के पास, किसी को कोई समस्या है नेताजी सुनेगा, नेताजी से नहीं सुनी जाती तो जाता है कि वकील के पास, वकील के माध्यम से नहीं सुनी जाती तो जाता है पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के पास, जब नहीं सुनी जाती तब आदमी आता है लास्ट में पत्रकार के पास। कहीं से ढूंढ के पत्रकार साहब मिल जाए, मेरी खबर छाप दें, खबर दिखा दें, उसका असर हो जाए। पीड़ित को बड़ी उम्मीद होती है पत्रकार से कि जब ये हमारी खबर को सुनेंगे, हमारी खबर को दिखाएंगे या हमारी खबर को छापेंगे तो उसका एक अलग ही फैक्ट होगा। जो पीड़ित की बात 4 जगह से जहाँ से रिजेक्ट होके आई है, जब पत्रकार उस बात को सामने रखता है तो छानने की कोशिश करते हैं अधिकारी, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है कि अक्सर देखने में आता है कि जो पीड़ित होता है वो अपनी बात अक्सर अपनी सक्षम अधिकारी के सामने बात को नहीं रख पाता है, या उसको डर होता है कि मैं इतने बड़े अफसर के पास जा रहा हूं। कई ऐसे अफसर हैं जो हंसी मजाक में कहते हैं कि जब फरियादी सामने आता है तो वो आकर भूल जाता है कि मैं कह क्या रहा हूं, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं होती। मगर पीड़ित की बात को अक्सर पत्रकारिता के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखनी जो होती है, तो लगता है कि पत्रकार अगर किसी बात को कह रहा है तो दमदार तरीके से कह रहा है, और अगर उसमें कहने की क्षमता है तो अधिकारी उस बात को मानते हैं, सही गलत की जांच कराते हैं। जांच करने के बाद अगर माना जाता है कि ये बात बिल्कुल सही है तो उसको अमल भी लाया जाता है, उसकी मदद भी की जाती है। अक्सर पत्रकारिता में रह के हमेशा मैंने कई पीड़ितों की मदद की, और तमाम मेरे साथी पत्रकार हैं उनको बात को उठाते हैं और रखते हैं, और हमेशा पीड़ित को जब उसकी मदद होती है, जो पीड़ित दुआ देता है, तो वो सबसे पत्रकार के लिए सबसे संतुष्ट और सबसे संतुष्टि की बात होती है कि जब पीड़ित कहता है कि बेटा आपकी वजह से मेरा काम हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो वो एक अलग तरह का नशा और एक अलग तरह का सुकून है। बिल्कुल। दीपक जी, इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है, जो युवा जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जो युवा है जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ये फील्ड बड़ा ग्लैमरस फील्ड है। आदमी को लगता है कि कोई निकल के सामने आया, कोई दीपक शर्मा निकल के आया या कोई और निकल के आया, एकदम आ गए, उसको दूसरा बुला रहा है, सामने वाला बात कर रहा है, ये भी पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है। उसके लिए सिर्फ लाइमलाइट में नहीं आना है। फील्ड में आपको आने के लिए 50 तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब आप पीड़ित से बात करते हैं तो कभी कभी हम ये कोशिश करते हैं, किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं भैया इनका फाइल फ़ोटो मिल जाएगा, या इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, या कि तब कभी कभी पीड़ित का गुस्सा भी हमको झेलना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि जैसे किसी के साथ कोई बड़ा
कोई मिसबिहेव कहीं कुछ हो गया, जब मुझसे जानने की कोशिश करते हैं हुआ क्या था, तो पीड़ित का गुस्सा कभी कभी हम पे निकलता है, तो हमको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस में बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। लोग जाके पत्रकार के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बदतमीजी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, उस समय भी पेशेंस को लूज नहीं करना पड़ता। जो आने वाली जनरेशन है उसको देखना पड़ेगा कि इस फील्ड डिजिटल दौर में अलग जा रहा है और स्टूडियो और प्रिंट में अलग आ रहा है। ये देखना पड़ेगा कि आज इतने सारे टीवी चैनल्स और अखबार के अलावा भी सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि उनमें अपने आप को स्थापित कैसे करना है, उनमें अपनी बात कैसे रखनी है, उनमें अपनी पहचान कैसे बनानी है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ रह के काम को सीखना पड़ेगा, कैसे पेशेंस लूज़ नहीं करना है। पेशेंस अगर आपने लूज़ किया तो इस पत्रकारिता में आप बिल्कुल भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी आप नहीं जम पाएंगे, क्योंकि पत्रकारिता का काम है आराम से बात को सुनना। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसको भी सहन करना और उसके बाद उस चीज को निकाल के लाकर इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि सामने ये लगे कि हाँ, कि उस बंदे ने रिपोर्टिंग की थी या उस बंदे ने इस मुद्दे को उठाया था, उसमें अलग बात थी। सबसे बड़ी बात है जो यूथ आ रहा है उसके लिए कि जो आप इस बंद कमरे की में जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई को जब फील्ड में लेके जाते हैं बिल्कुल अलग होता है। अलग अलग मोर्चे पे अलग अलग चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सिर्फ जानने की ललक होनी चाहिए कि आपको कभी आप ये नहीं कह सकते, मैं अपने आप को कभी नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं। सिर्फ आपको ललक होनी चाहिए हमेशा सीखने की, कैसे सीखा जाता है, किस चीज को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे इस खबर को और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इस मुद्दे को किस तरह से और उठा सकते हैं जिससे कि जनता इससे जुड़े, जनता इसको एक विशाल रूप दे। किसी भी चीज का अगर आपको कोई पर्दाफाश करना है, चीजें करना है, तो सबसे बड़ी बात है फैक्ट्स लाने पड़ेंगे, सबूत लाने पड़ेंगे और उसके बाद पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो आप इस फील्ड में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये कहना है कि आने के बाद आप जहां भी इंटर्नशिप करें, जहां भी जिससे जुड़े, जिस संस्थान के लिए आप करें, 100% उसके लिए दिए और उसके साथ साथ अपने परिवार के लिए समय निकालें। सबसे बड़ी बात यह है, पत्रकारिता में आने के बाद आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। आप 24 घंटे की वर्किंग करते हैं, कब क्या हो जाए, कब कहाँ कितनी बड़ी घटना हो जाए, और हमेशा आपको वहाँ रिप्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और कह पाएंगे। पेशेंस के अलावा बहुत सारी चैलेंजिंग चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे फेस करनी पड़ेंगी। और पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे आप पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, आप अधिकारी से भी मिलते हैं, पुलिस से भी मिलते हैं, नेता से भी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है। हाल ही में मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई, बेबाक चर्चा हुई किस तरह से वो उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 धाम यात्रा जो सिर्फ 6 महीने के लिए थी, धामी जी ने उसको 6 महीने और आगे बढ़ाया है। न्योता भी दिया है कि आके एक बार हम लोग 4-6 पत्रकार जाकर देखें चीज़ों को। तो लगता है कि जब नए नए लोगों से आप मिलते हैं, नई नई चीज़ें जब आपके सामने आती है तो चैलेंजिंग लगता है और अपने आप की विश्वसनीयता आपको अपनी फैक्ट्स के साथ रखनी पड़ेगी, अपनी पहचान आपको अलग बनानी पड़ेगी। उसके लिए इस फील्ड में काम करना है और सबसे बड़ी बात पेशेंस को लूज कभी नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपसे मिलके लगा कि पेशेंस के साथ बेबाक होना भी ज़रूरी है आपकी तरह, और आपने हमें इतना कीमती समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।